नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूं कि आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है इस समय, और मैं उसको ही पढ़ा रहा हूं। उसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी और बेहद संक्षिप्त में मैं दूंगा। आइए हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। और जब भी यह कोई टॉपिक चालू किया जाता है तो उसको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि विश्व में इसका विकास कैसे किस क्रम में हुआ था। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं विश्व में सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो था वह स्वीडिश रिक्स बैंक था, और यह स्वीडन में 1664 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद कई बैंक आए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बैंक था बैंक ऑफ इंग्लैंड, यह 1694 में था। और फेडरल रिजर्व सिस्टम जो फेडरल बैंक के रूप में जाना जाता है वर्तमान समय में, यह 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दोनों इसलिए मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और उपनिवेश के समय केंद्रीय बैंक के बारे में जानना जरूरी है और परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और फेडरल बैंक रिजर्व बैंक के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व में, सारी अर्थव्यवस्थाओं में जो फॉरेन रिजर्व के रूप में जो है वह आपका ज़्यादा मैक्सिमम 60% से ज़्यादा, लगभग नियर अबाउट 65% के करीब जो डॉलर के रूप में वहाँ रिजर्व है उनके पास। और डॉलर में कोई भी इस केंद्रीय बैंक के द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वह संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर उसका असर पड़ता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे भारतीय रिजर्व बैंक की कैसे स्थापना हुई। अब हम लोग भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत में चैम्बरलिन कमीशन आया था 1914 में, और इसी समय पहला विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। और इसने सबसे पहले केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना करने के लिए रिकमेंड किया था। और उसी संदर्भ में भारत में 3 महत्वपूर्ण बैंक थे। बंगाल था, बैंक ऑफ बंगाल, और दूसरा जो था बैंक ऑफ मद्रास, तीसरा बैंक ऑफ मुंबई बंगाल, मुंबई या बॉम्बे, और आपका एक जो था बैंक ऑफ मद्रास। इस तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है, और यही 1954 में आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में यह बन जाता है। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वह SBI ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कमीशन का गठन हुआ था। दूसरा जो कमीशन है 1926 में रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग थे अध्यक्ष, और इन्हीं के नाम पर यह कमीशन भी पड़ा। इसका नाम पड़ा हिल्टन यंग कमीशन, और इसी ने केंद्रीय बैंक के रूप में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति दी थी। और इसमें कुछ आगे प्रगति होती है। आप जानते ही हैं कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या वर्तमान समय में संसद है, तो संसद जब पास करती है और लास्ट में वह जाकर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सिग्नेचर होता है, तब वह अधिनियम के रूप में बनता है। और अधिनियम जब लागू होता है तो उसी के अनुसार कोई भी संस्था या संगठन का गठन किया जाता है। और 1927 में लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल लाया जाता है। राजनीतिक मतभेद के चलते यह बिल पारित नहीं हुआ। इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। 1931 में
इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की गठन की जाती है और यह पुनः केंद्रीय बैंक की स्थापना करने पर संतुष्टि देती है। आरबीआई बिल 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया जाता है, जो कि 1927 में नहीं पारित हो पाया था, 1934 में पारित होता है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 बनता है, 1935 बनता है और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। और इसके पहले जो गवर्नर थे सर ओ स्मिथ थे 1935 से 1937 तक, और उस समय इसका मुख्यालय जो था वह कोलकाता में था। और 1937 से लेके वर्तमान समय में ये इसका मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, और आरबीआई के डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ देता है। और आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था और इसका संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय इस अधिनियम से लगभग 2/3 यहाँ से उठाए गए थे भागों को, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। और यह जब अधिनियम आया तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वह बर्मा, जो कि वर्तमान समय में म्यांमार है, और इसका प्राचीन नाम जो था श्याम के रूप में भी इसे कहा जाता था। तो 1942 तक, 1937 में बर्मा जो है अलग होता है इस अधिनियम के तहत, और 1942 तक यह वहाँ की करेंसी अथॉरिटी के रूप में काम करती है, वहाँ पर जो है कि मुद्रा के निर्गमन के रूप में काम करती है। और मार्च 1947 तक बर्मा, म्यांमार सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। सरकार को ऋण लेना हो, सरकार को कोई भी पैसा कुछ जमा करना हो तो वह आरबीआई के पास जमा करते थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान के पास कोई भी वैसे सेंट्रल केंद्रीय बैंक नहीं था, और केंद्रीय बैंक नहीं था तो 30 जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी आरबीआई काम किया था। और 1947 के बाद 48 के बाद यह केंद्रीय बैंक, वहाँ के पाकिस्तान का जो केंद्रीय बैंक था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्तमान समय में भी वहाँ पर मुद्रा का निर्गमन और अन्य वित्तीय काम देख रहा है। आइए हम लोग आगे आरबीआई की प्रगति के बारे में देख लेते हैं कि आरबीआई का कैसे विकास हुआ। आरबीआई में जो तीसरे गवर्नर थे सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और यह पहले भारतीय थे और स्वतंत्र भारत के यह पहले गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और राष्ट्रीयकरण के दौरान इसका मुख्यालय मुंबई में था। प्रारंभ में इसके 3 विभाग थे, बैंकिंग, नोट निर्गमन और कृषि ऋण, और इसके सब मिलाकर वर्तमान समय में 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और आरबीआई में जो गवर्नर होते हैं उन्हीं का सिग्नेचर 2 रुपए के नोट से लेके 2000 तक के नोट का, चूँकि इस समय 2000 की नोट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है मार्केट से, इसलिए जो आरबीआई को छापने का अधिकार जो नोटों का है वह 10,000 रुपये तक के नोट को जारी करने का इसको अधिकार है कि यह सरकार से परामर्श करके 10,000 तक के नोट यह जारी कर सकती है।
और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सूचना बतला दूं आपको, जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर भारत के वित्त सचिव द्वारा वो सिग्नेचर किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किया जाता है और वह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा वह नोट जारी होती है 1 रुपए की। और जबकि उससे ऊपर की जितनी नोटें हैं वह हमारे आरबीआई के द्वारा उसको जारी किया जाता है। आइए हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष के रूप में देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। और यदि हम लोग देखें 2020-21 से पहले इसका जो था वित्तीय वर्ष वह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक था, जबकि इसके बाद वर्तमान समय में जो वित्तीय वर्ष भारत सरकार का है वहीं इसका भी है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उन्नीस तक यह निर्गमन अनुपातिक कोष प्रणाली यह अपनाती है और इसमें टोटल जो 100 है इसका 60% भारत सरकार की सिक्योरिटी के रूप में होता है और 40% जो है यह विदेशी सिक्योरिटी रहता है। और इसी रूप में यह 1956 तक यह कार्य करती है, जबकि 1956 में ही न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली आता है। इसमें टोटल अमाउंट जो रखा जाता है यह 515 करोड़ का रहता है और 515 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड और 400 करोड़ की विदेशी मुद्रा या फॉरेन सिक्योरिटी जो है उसको रखा जाता था जब भी मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। फिर उसके बाद 1957 में इसमें डेवलप होता है 31 अक्टूबर को। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन किया जाता है और यह जो 515 करोड़ है इसको घटाकर 200 करोड़ कर दिया जाता है, 200 करोड़ कर दिया जाता है। और इसी में 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का आपका विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता है। आइए हम लोग आगे डेवलपमेंट इस लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना और कीमतों को स्थिर रखना होता है। और इसका अन्य जो कार्य है पत्र मुद्रा का निर्गमन 2 रुपये से लेके 2000 तक के नोट को यह जारी कर सकता है, जबकि इसको करने का अधिकार आपका 10,000 रुपये तक यह जारी कर सकता है। फिर सरकार के यह बैंक के रूप में भी काम करता है। अगर सरकार को कभी लोन या ऋण की आवश्यकता होती है या सरकार को अपने पैसे, चूँकि सरकार अपना पैसा कभी आरबीआई के पास जमा करने का वो ऐसा नहीं आता है कंडीशन, लेकिन जब कभी भी सरकार को लोन के रूप में लेना रहता है तो यह सरकार आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से पैसा लेती है। और जैसे हमारा आपका बैंकों में खाते होते हैं वैसे ही भारत सरकार का भी आरबीआई के पास खाता होता है और आरबीआई वहाँ से सरकार को उसके माध्यम से पैसा देती है। और बैंकों के बैंक के रूप में भी आरबीआई काम करती है। और विदेशी विनिमय कोष के प्रबंधन एवं नियंत्रण की भी जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। एसडीआर और गोल्ड या फॉरेन करेंसी है उसको कितना रखा जाए, क्या मेंटेन किया जाए, उसमें कमी आ रहा है, वृद्धि आ रहा है, क्या परिवर्तन किया जाए, वह इसी के माध्यम से किया जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं आरबीआई के क्या महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि आरबीआई का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसके अधिनियम के अनुसार वो यह होता है कि उसको प्राइस कीमतों में स्थिरता लानी है और साथ ही साथ उसको
इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है, आर्थिक समृद्धि को भी देखना है। और ये जो उपाय महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, आगे की क्लासों में जब मैं आऊँगा तो इसके बारे में और जो इसके उपाय हैं उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर जो उपाय हैं उसके बारे में बतला दूँ। और ये उपाय जो होते हैं वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यह उपाय किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 6 होती है, और 6 सदस्यों में 3 जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। और इसमें जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मेन होते हैं, और बहुमत से यह फैसला लिया जाता है। और यह भारत में इसका कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। आइए हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरणों को इसके उपाय को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं बैंक दर। बैंक दर होता क्या है? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ऋण देती है। और यह ऋण अल्पकाल के लिए होता है, यह दीर्घ अवधि के लिए नहीं होता है, यह ऋण अल्पकाल के लिए होता है। और जब इस ऋण में वृद्धि की जाती है तो मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वाणिज्य बैंकों द्वारा, वह क्रेडिट क्रिएशन कम होने लगता है, क्योंकि उनके पास पैसे की साख की कमी हो जाती है। और हम लोग आगे देख लेते हैं नगद आरक्षित अनुपात। यह वह दर होता है जो कि यह वह हिस्सा होता है जिस पर कि वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपने एनडीटीएल का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना रहता है, ताकि वह एक सिक्योरिटी हो। जब बैंकों की स्थिति अच्छी ना हो तो इस स्थिति को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक के पास यह कोष रखा जाता है। और आइए हम लोग आगे देख लेते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। यह वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, इसको निर्धारित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और यह वाणिज्य बैंक अपने पास खुद यह रखती हैं और उनके पास ये प्रतिभूति या गोल्ड जो भी जिस रूप में हो उनको मिलता है उस रूप में रखती हैं। और इसमें लिक्विडिटी की मात्रा जितना ही कम होती है, बैंकों का क्रेडिट उतना ही अच्छा माना जाता है कि बैंक उतनी ही हेल्थ उनकी अच्छी है। आइए हम लोग रेपो रेट के बारे में देख लेते हैं। रेपो रेट अति अल्पकाल का यह ऋण होता है, और यह ऋण रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को यह ऋण देता है अल्पकाल के लिए। और रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जब इसको निर्धारित तो आरबीआई करती है, लेकिन इसका जो जमा होता है वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्य बैंकें होती हैं वह कमर्शियल बैंक इसके पास जमा करती हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक अब वाणिज्य बैंकों से ऋण लेती है। आइए हम लोग आगे अपने ऐप के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर। वहाँ जाने के बाद आप नोटबुक IAS व्हाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए, और वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेहद ही कम कीमत पर आप इससे जाकर आप BPSC, UPRO और UPSC की PT और मेंस दोनों की आप परीक्षाएं बहुत ही कम कीमत पर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।